द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपने सामान्य ज्ञान 50 नंबरों के अनिवार्य प्रश्न पत्र का प्रैक्टिस सेट 6 सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपकी घटना चक्र की बुक से लिया गया है। तो अगर आप प्रश्नों को विस्तृत रूप में पढ़ना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी बुक स्टोर से इस बुक को खरीद सकते हैं। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, आपके पास एक कॉपी और पेन होना चाहिए। कॉपी पर 1 से लेकर 50 तक नंबर लिख लीजिए। जो प्रश्न आपके सही होंगे उसके आगे सही के निशान, जो प्रश्न आपके गलत होंगे उसके आगे गलत का निशान लगाते चलिए, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि टोटल 50 नंबरों में आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे, उसका विकल्प नहीं पढ़ेंगे। विकल्प आपको पढ़ना है और आपके पास 5 सेकंड का समय होगा। उस 5 सेकंड के समय में आपको आंसर बताना है। तो इन्हीं दोनों टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस अगर टर्म्स एंड कंडीशन को आप नहीं फॉलो करेंगे तो प्रैक्टिस सेट लगाने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो प्रैक्टिस सेट 6 का पहला प्रश्न है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जो आपके 4 व्हीलर गाड़ियाँ होती हैं, कार होती है, ट्रक होती हैं, बस होती हैं, उनके बगल में जो साइड मिरर लगा होता है उसमें हम लोग किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। विकल्पों को ध्यान से देखिए और 5 सेकंड का आपके पास समय है। तो इसमें सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हरित क्रांति किससे संबंधित है। हरित क्रांति के बारे में आपको बताना है और ये 4 विकल्प आपके नीचे दिए गए हैं। किसका संबंध किसके उत्पादन से है। तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो ऑप्शन नंबर सी, गेहूं उत्पादन से है। गेहूं उत्पादन का जो संबंध है वो हरित क्रांति से है। आगे ओजोन परत के बारे में बात करते हैं कि वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं। यानी कि अगर आपको ओजोन परत की मोटाई नापना हो तो आप किसका उपयोग करेंगे, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डॉप्सन। डॉप्सन का प्रयोग हम लोग ओजोन परत की मोटाई को नापने में करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बताना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने का तभी हमारे पास फ़ायदा होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 3, 4, 5 प्रैक्टिस सेट से लगातार जो नापने वाली इकाइयाँ होती हैं उनके प्रश्न आ रहे हैं। तो ये आप लोग लूसेंट या अरिहंत जो भी आपकी पास बुक होगी उसमें इस प्रकार के प्रश्न दिए रहते हैं। तो इस प्रकार के लगभग 50, 60, 70 जो नापने की इकाइयाँ होती हैं, किस चीज़ को हम लोग किस में मापते हैं, वो ज़रूर रट लीजिएगा। कौन सी खोज किसने की है, इसको हम लोग फैक्ट या तथ्य के रूप में प्रश्नों को रखते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप रट लीजिएगा। लूसेंट के बुक में ये सब दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है। सदिश राशि के बारे में बताना है। कंफ्यूज मत होइएगा। सदिश वो राशि होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों दिया रहता है। तो चौथे प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन। विस्थापन हमारी सदिश राशि है। 5वें पे चलते हैं। अनुवांशिकी की बात करते हैं। एक मिनट। अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है। अनुवांशिकी के जनक कौन है भैया, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मेंडल। मेंडल को अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। चलिए पक्षी विहार पे बात करते हैं हम लोग। जो केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य है वो भारत के किस राज्य में है। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है। उम्मीद है आपके सारे प्रश्न आसान ही हैं और आप इसका जल्दी से जल्दी आंसर दे रहे होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर के प्रश्न पर। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राज्यसभा सीटें हैं। यानी कि जो राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य से आती हैं, यही आपको बताना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें आती हैं। 8वें नंबर पर चलते हैं। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। भारत ने अपना जो पहला परमाणु परीक्षण किया था
वो कब किया था। दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ था, वो आपको यहाँ पर पहला बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो अगर आपको इस परमाणु परीक्षण के बारे में जानकारी है तो एक कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का उत्तर लिखिएगा, और प्रश्न ये है कि 1974 में जब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था तो उसको क्या नाम दिया था, किस नाम से ये परमाणु परीक्षण किया गया था, यही आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 9वें प्रश्न पर चलते हैं। भारत में अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं। ठीक है, वर्तमान समय तक भारत में अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं, यही आपको बताना है। और बहुत ही आसान सा प्रश्न है आपके अर्थशास्त्र से संबंधित। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा, 12 पंचवर्षीय योजनाएं अब तक चलाई गई हैं। 10वें नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। योजना आयोग को समाप्त करते हुए कब नीति आयोग बनाया गया है। तो योजना आयोग को किसने समाप्त किया, मोदी सरकार ने समाप्त किया। उसकी जहाँ पे क्या बनाया गया, नीति आयोग बनाया गया, और कब किस वर्ष बनाया गया यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 2015 में योजना आयोग को ख़त्म किया गया, उसकी जहाँ पर नीति आयोग को बनाया गया। 11वें नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। एक प्रोटोकॉल है, यानी समझौता, प्रोटोकॉल मतलब होता है समझौता। एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है क्योटो। क्योटो जो प्रोटोकॉल है उसका संबंध किस चीज़ से है। ठीक है, और ये आपके पास 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है यही आपको बताना है। तो स्वाभाविक सी बात है, आप क्या इसमें पढ़ रहे हैं, पर्यावरण पढ़ रहे हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसका संबंध पर्यावरण से है। आगे बढ़ते हैं, अम्ल वर्षा के बारे में बात करते हैं। जो अम्लीय वर्षा होती है, जिसको हम लोग अम्ल वर्षा भी कहते हैं, निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। तो अम्ल वर्षा का क्या कारण होता है यही आपको बताना है। विकल्प ध्यान से देखिएगा और 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। जो अम्लीय वर्षा होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। 13वें नंबर के प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का संबंध किससे नहीं है। इस नहीं है पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। बार बार यहीं पर स्टूडेंट गलतियां करते हैं कि नहीं, इस नहीं शब्द को पढ़ते नहीं हैं और किससे है ऐसा पढ़कर किसी में भी आंसर लगा देते हैं। तो महात्मा गांधी का संबंध किससे नहीं है यही आपको बताना है। आसान प्रश्न है, महात्मा गांधी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। बंदी जीवन, ये जो पुस्तक है, ये जो घटना है, इससे जो है महात्मा गांधी संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे एक बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपको सीएनजी के बारे में बताना है कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। विकल्पों को ध्यान से देखिएगा। सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है वो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, ये ऑप्शन नंबर 1 में ही लिखा था। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनागत क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। वनागत मतलब किसी भी देश में टोटल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन होने चाहिए, यही आपको इस प्रश्न में बताया गया है। अगर आपको पर्यावरण संतुलन बनाना है तो पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए वनागत क्षेत्रफल कितना होना चाहिए ये आपको बताना है। और ये सारे प्रश्न पर्यावरण के संबंधित प्रश्न हैं और बहुत ही आसान प्रश्न हैं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 33%। किसी भी देश में 33% अगर वन है तो उसका पर्यावरण हमेशा संतुलित रहता है। आगे बढ़ते हैं 16वें नंबर के प्रश्न पर। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण ग्रीन मफलर से संबंधित है। मीथेन गैस के बारे में पढ़ते हैं। मीथेन गैस के बारे में सभी लोग जानते होंगे कि मीथेन गैस, अच्छा पहले आप आंसर बता दीजिए, उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है। इन चारों विकल्पों में कहाँ से मीथेन गैस बन सकती है यही आपको बताना है।
तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, धान के खेत। धान के खेत में मीथेन गैस बन सकती है। मीथेन गैस के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा जो गोबर के ढेर लगे होते हैं या फिर जहाँ पर सड़ी गली चीज़ें होती हैं वहाँ से एक प्रकार से बदबू आती है। तो जो बदबू होती है वही आपकी मीथेन गैस होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 18वें नंबर के प्रश्न पर, और 1 मिनट का समय दीजिए, इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। हाँ, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो आपको बताना है कि जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उन्हें किस प्रकार से हटाया जा सकता है। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिएगा। निर्वाचन आयुक्त को अगर हटाना है तो किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है या उन्हें कौन हटा सकता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन हैं। आपके पॉलिटी के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बताना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार माना जाता है। 1 मिनट रुकिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 20 नंबर के प्रश्न पर। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग अगर चलाना हो तो कम से कम कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। तो जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है उससे चलाने से पहले उन्हें सूचना दी जाती है, तो कितने दिन पूर्व सूचना दी जाती है यही आपको बताना है। तो 20वें प्रश्न का जो आंसर होगा वो 14 दिन होगा। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है कि उनके ऊपर महाभियोग चलाया जा रहा है। और आप एक बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि जो महाभियोग का प्रस्ताव होता है वो लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। तो अगर ग्राम पंचायत बनाना हो, यानी कि आपको पंचायती राज व्यवस्था की यहाँ पर बात हो रही है, तो ग्राम पंचायत का गठन करना हो तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो राज्य को इसका निर्देश देता है। यानी सीधा सीधा आपको पंचायती राज के बारे में बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 40। अनुच्छेद जो 40 है वो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, चलिए 22 नंबर पे चलते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। लोक लेखा समिति लोकसभा में बनाई जाती है, उसके अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। उन अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है ये आपको बताना है। कंफ्यूज मत होइएगा, विकल्प को ध्यान से देखिए। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। आगे आप इतिहास के प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, गायत्री मंत्र के बारे में आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। तो गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध जो मंत्र है उसका सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है ये आपको बताना है। गायत्री मंत्र का वर्णन किस ग्रंथ में है यही आपको बताना है। विकल्पों को ध्यान से देखिएगा और बहुत ही आसान आपके लिए प्रश्न होने वाला है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं। तो जो फिरोज तुगलक थे, तुगलक वंश के राजा कौन थे, फिरोज तुगलक थे। उन्होंने एक दार उल सफ़ा का निर्माण कराया था। ठीक है, तो दार उल सफ़ा का निर्माण किसने कराया था, फिरोज तुगलक ने कराया था। ये एक संस्था होती थी। इसमें क्या किया जाता था यही आपको बताना है। तो दार उल सफ़ा में क्या काम होता था या किस उद्देश्य से इसका निर्माण कराया गया था ये आपको बताना है। तो दार उल सफ़ा जो होता था, ऑप्शन नंबर बी, एक खैराती अस्पताल होता था जिसमें लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं। तो अरुणा आसफ अली जो हैं वो किस आंदोलन के साथ जुड़ी हैं ये आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से। 5 सेकंड का आपके पास समय है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन से अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं 26 नंबर के प्रश्न पर। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया था? तो सिर्फ आंसर को मत ध्यान दीजिए, प्रश्न को भी ध्यान में रखिए कि 1942 में क्या हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, बम्बई में हुआ था, किस मैदान में हुआ था, ग्वालियर टैंक में हुआ था। वहाँ पर एक प्रस्ताव दिया गया था कि एक हम लोग आंदोलन चलाएंगे जिसका नाम होगा भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन ये होगा। तो ये प्रस्ताव किसने दिया था, यही आपको बताना है। विकल्पों को ध्यान से देखिएगा। तो 26वें प्रश्न का जो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो भारतीय अशांति के जनक तिलक को माना जाता है, ये किसने कहा था? ठीक है, तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं, ये किसने कहा था, ये आपको बताना है। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिएगा। इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बी चिरोल। तो बी चिरोल जो मैडम थी, उन्होंने तिलक साहब को भारतीय अशांति का जनक कहा था। आगे बढ़ते हैं, माउंट बेटन योजना के बारे में बात करते हैं। तो माउंट बेटन जो योजना थी उसका क्या आधार था, ये आपको बताना है। ठीक है, माउंट बेटन योजना का क्या आधार था, यही आपको बताना है। तो 28वें प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, देश का विभाजन किस प्रकार से किया जाए, भारत और पाकिस्तान के बीच में देश का बंटवारा करना है और किस प्रकार से करना है, इसी के आधार पर माउंट बेटन योजना बनाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 29वें नंबर के प्रश्न पर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत का उत्पादन करता है, यानी रेशम के जो कपड़े होते हैं, सिल्क सूत जो होता है उसका उत्पादन कौन सबसे ज़्यादा करता है, ये आपको बताना है। 29वें प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कर्नाटक में सिल्क सूत का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। 30वें नंबर पर पढ़ते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस में 2011 की जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि को अंकित किया गया था, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार किस में वृद्धि ना होकर बल्कि कमी हुई थी, ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या में कमी दर्ज की गई थी, यानी कि ऋणात्मक वृद्धि जिसे हम लोग कहते हैं। तो 30वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में ऋणात्मक वृद्धि को अंकित किया गया था 2011 की जनगणना के अनुसार। और 2011 जो आपकी जनगणना हुई थी उसमें जितने भी प्रश्न बन रहे होंगे 40-50, उन सभी प्रश्नों को रट लीजिएगा क्योंकि इसके प्रश्न हर प्रैक्टिस सेट में मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपने 31 नंबर के प्रश्न पर। अम्ललैंड शब्द का क्या अर्थ होता है? अम्ललैंड शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नगर का प्रतिवेशी आसपास का जो क्षेत्र होता है वो अम्ललैंड कहलाता है। नगर का प्रतिवेशी आसपास के क्षेत्र ही अम्ललैंड कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर स्थित है? बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नोएडा में बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में बात करते हैं। भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना को कब लागू किया गया था? हजारों बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये सारी चीज़ें तो आपको रटी होनी चाहिए। 5 सेकंड का आपके पास समय है, आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका सही आंसर रहेगा 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना लागू की गई थी। डेट याद रखिएगा 28 अगस्त 2014। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और योजना के बारे में हम लोग बात करते हैं। उस योजना का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। भारत में कब प्रारंभ की गई थी? तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना भारत में कब प्रारंभ किया गया, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर के प्रश्न पर।
1915 में महात्मा गांधी कहाँ से आए थे? आप दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे। तो उन्हें उनके जो राजनीतिक गुरु थे उन्होंने सलाह दिया था, क्या सलाह दिया था कि खुले कान पर मुंह बंद की नीति को अपनाना, यानी कान को खुला रखना और मुंह को बंद रखना। इस प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेश किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद व्यतीत करें, यानी कान को अपने खुले रखें लेकिन मुंह को बंद रखें? यह महात्मा गांधी को किसने सलाह दिया था और किस वर्ष? पहले वर्ष कब? जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, यानी कि 1915 में। ये सलाह किसने दिया था, ये आपको बताना है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको बता रहे हैं कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे उन्होंने यह सलाह दिया था। तो अब आप यहाँ बताइए कि राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी के कौन हैं? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को यह सलाह दिया था। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू की जीवनी को किसने लिखा है, ये आपको बताना है। तो 36वें नंबर का जो आंसर होगा फ्रैंक मॉरिस होगा। फ्रैंक मॉरिस ने जवाहरलाल नेहरू की जीवनी को लिखा है। अब हमारे जो प्रश्न होंगे वो करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे। तो अगर करंट अफेयर्स के प्रश्नों का आप आंसर नहीं दे पाते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। और इस जो आपके घटना चक्र की बुक है इसमें जो करंट अफेयर्स दिए गए हैं थोड़ा सा खतरनाक स्तर के दिए गए हैं, ठीक है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा शुभारंभ किए गए 5वें और अंतिम अपतटीय गश्ती का क्या नाम है? तो गोवा शिपयार्ड ने गश्ती करने के लिए 5वां और अंतिम गश्ती दल बनाया है, उसका क्या नाम है, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ICGS सक्षम इसका नाम है। और ये बनाया किसने है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट थोड़ा सा इसके छोटा करना पड़ेगा। हाँ, 38 नंबर के प्रश्न में लिखा गया है कि 18 दिसंबर 2020 को एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत सरकार के साथ त्रिपुरा में आधारभूत परियोजनाओं के विकास हेतु कितनी राशि के प्रोजेक्ट फाइनेंशियल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो एशियाई विकास बैंक है जिसको हम लोग ADB भी कहते हैं, उसने भारत का एक राज्य है जिसका नाम है त्रिपुरा को आधारभूत परियोजनाओं के लिए रुपया दिया है। और कितना रुपया दिया है ये आपको बताना है। तो जो 38वें नंबर का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, $42 लाख त्रिपुरा सरकार को किसने दिया है? ADB में दिया है। 39वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। करंट अफेयर्स का ये सारे प्रश्न हैं। 14 से 18 दिसंबर में 2020 में क्या हुआ था? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5वें वैश्विक औद्योगिक शिखर सम्मेलन 2020 का कार्नेगी इंडिया और किस मंत्रालय के सह मेजबानी में संपन्न कराया गया था? यानी कि 5वां वैश्विक औद्योगिक शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट किसने किया था, यानी कि ये किसके सहयोग से सम्मेलन कराया गया था? कार्नेगी इंडिया और भारत के किस मंत्रालय? तो भारत का इसमें कौन सा मंत्रालय जुड़ा हुआ था यही आपको बताना है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिएगा, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, अगर वैश्विक लिखा है तो इसका मतलब कि वहाँ पर विदेश मंत्रालय होगा। तो विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया के द्वारा यह सम्मेलन कराया गया था, जो कि दिसंबर में 14 से 18 दिसंबर के बीच में ये सम्मेलन हुआ था। आगे बढ़ते हैं अपने 40 नंबर के प्रश्न पर। दिसंबर 2020 में NHPC द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार सुबनसिनी जल विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, जिसके मार्च 2020 तक प्रारंभ होने का अनुमान व्यक्त किया गया है? ये 2020 नहीं होगा, यहाँ पर 2021 होगा, ठीक है, यहाँ पर 2021 होगा, ठीक। तो 2021 तक ये प्रारंभ होगी, मार्च तक। और कितना मेगावाट विद्युत का ये उत्पादन करेगी? कौन उत्पादन करेगी? सुबनसिनी जल विद्युत परियोजना, आपको यही बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 2000 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन सुबनसिनी जल विद्युत परियोजना करेगी। आगे बढ़ते हैं अपने 41वें नंबर के प्रश्न पर, और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय अरबपति उद्यमी हैं जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर हाल ही में एक
वैश्विक संचार नेटवर्क कंपनी वनवेव का अधिग्रहण किया? आपको इतना बताना है कि वनवेव एक कंपनी थी, और कौन सी कंपनी थी? वैश्विक संचार की कंपनी थी, यानी कि टेलीफोन की कंपनी थी जिसका नाम है वनवेव। इसको किसने खरीदा है, बस आपको इतना बताना है। तो वनवेव को खरीदा है सुनील भारती मित्तल ने। एयरटेल के जो मालिक हैं सुनील भारती मित्तल, उन्होंने वनवेव को खरीदा है। आगे बढ़ते हैं अपने 42वें नंबर के प्रश्न पर। ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 17 दिसंबर 2020 को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की 20वीं बैठक हुई थी। अब कहाँ पर हुई थी, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। 17 दिसंबर 2020 को हुआ था हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की 20वीं बैठक 2020 किस देश द्वारा वर्चुअल प्रारूप में आयोजित की गई थी? तो ये बहुत ही बड़ी सी बैठक है भैया, इसको ध्यान से रखना है। ये आजकल कोरोना का समय चल रहा है, तो सारी बैठकें जो हो रही हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं। ऑनलाइन मतलब वर्चुअल प्रारूप में हो रही हैं। तो इसको किस देश में आयोजित किया गया था, यही आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा यूएई। यूएई में इसका आयोजन किया गया था। 43 नंबर के प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। 43 नंबर के प्रश्न में लिखा है ASCB यूके द्वारा ISO 901/2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला चिड़ियाघर कौन सा है? तो देश का एक ऐसा चिड़ियाघर है जिसे मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, उस चिड़ियाघर का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नेहरू जूलॉजिकल पार्क। नेहरू जूलॉजिकल पार्क को यह मानक प्रमाण पत्र दिया गया था। अब यहाँ पर आपने देखा कि आपके जो 6-7 प्रश्न थे वो करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न थे, और इसमें जो करंट अफेयर्स इस घटना चक्र के बुक में दिया गया है वो बहुत ही खतरनाक दिया गया है। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आप PCS की तैयारी नहीं कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं कर रहे हैं, एक छोटी सी शिक्षक भर्ती की परीक्षा है, जूनियर शिक्षक भर्ती, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इतने हाई लेवल का करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर्स आपको कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन बस इतना ध्यान में रखिए कि आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल का करंट अफेयर्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये सारे जो हमारे 44, 45 नंबर, 46, 47, 48 और ये 49 नंबर के प्रश्न हैं, ये सब रीजनिंग के प्रश्न हैं। और रीजनिंग के प्रश्नों के लिए आपको पता होगा हम लोग एक अलग से वीडियो बनाते हैं, इसलिए इन सारे प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, इसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न 50वें नंबर के प्रश्न पर। 22 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया गया था। ये किस वर्ष का बजट था? 2021 और 22 का बजट था। इसमें उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के निर्माण करने की बात की गई थी, और ये उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा, यही आपको बताना है। उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इसका निर्माण लखनऊ में किया जाएगा। तो आज के हम लोगों ने अपने 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिया है। अगर आपके कोई मित्र जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी यह वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो के साथ आप लगातार बने रहिए, क्योंकि यूट्यूब जो हमारा चैनल है द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल है, ये अभी छोटा सा यूट्यूब चैनल है, हमारे सब्सक्राइबर भी कम हैं, व्यूज़ भी कम आते हैं, इसलिए लगातार आप इस यूट्यूब चैनल के वीडियो को देखते रहिए और सहयोग करते रहिए। आपको इसी प्रकार की सारी वीडियो प्राप्त होती रहेगी। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।